नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम लेकर आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के विकास से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां, नवीनतम तकनीक, बहुत सारे नए विषय और विशेषज्ञ भी। तो आज के कार्यक्रम में भी हम करेंगे कुछ ऐसी ही बातें। वैसे बरसात का मौसम है, जिसमें धरती बिल्कुल धुली धुली सी हो जाती है। मिट्टी की सौंधी सी खुशबू हमारे मन को प्रफुल्लित कर जाती है। लेकिन ऐसे में जहां सब्जियों का उत्पादन बढ़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी फसलों को कुछ रोगों के प्रकोप की संभावना भी होती है। तो आज के कार्यक्रम की कड़ी में हम करेंगे बात कि कैसे करें सब्जियों की वैज्ञानिक खेती। दूसरी तरफ जानेंगे मक्का के फसल में लगने वाले रोगों और उनके प्रबंधन के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। घर घर उन्नत बीज उपलब्ध कराएगी सरकार। बरसात के दिनों में पशुओं का रखे विशेष ध्यान। और किसानों की सहायक स्ट्रॉ रीपर मशीन। किसान भाई बहनों, उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता और इसकी अनियंत्रित कीमतें दोनों ही आपके लिए समस्या का कारण बनती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अनुदानित दर पर किसानों को रबी फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीजों की उपलब्धता घर पर भी सुनिश्चित कराई जा सकती है। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों बरसात के मौसम में अपने पशुओं की देखभाल विशेष रूप से करें, क्योंकि नमी अधिक होने के कारण विभिन्न रोग होने की संभावना बनी रहती है। इससे बचाव के लिए HSBQ का टीका अवश्य लगवाएं। इन विषयों पर विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर सरोज कुमार। इस रोग से बचने के लिए HSBQ वैक्सीन के नाम से दवा बाजार में आती है। बहुत सारी कंपनियों की दवा मार्केट में उपलब्ध है। आप जो है टीकाकरण अपने पशु का समय रहते करवा लें। ये टीका बारिश के मौसम के पहले अगर हो जाए तो आपके पशु इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। मत्स्य पालक भाई बहनों, मछलियों के उत्पादन में बढ़ोतरी और मुनाफा अच्छा पाना हो तो उसके लिए अपने तालाबों में मछलियों का जीरा तालाब की जगह अनुसार डालें, जिससे मछलियों के उत्पादन अच्छे होंगे। साथ ही नस्लों के अनुपात का भी ख्याल रखें। विशेष जानकारी दे रहे हैं ICAR पटना के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर तारकेश्वर प्रसाद। अगर 1 लाख बच्चा डाल रहे हैं तो उसमें 600 ग्राम खाना डालना है 3 टाइम में। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा डाल रहे हैं तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। लगभग जो है आपको फीडिंग पाउडर वाला देना है, पाउडर फॉर्म में आता है स्टार्टर फीड, वो डालना है। इसके अलावा जो है ये रेगुलर फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सप्ताह में 1 दिन देंगे तो इस तरह से आपका जो है लगभग स्टंटेड फिंगरलिंग बन जाएगा 1 साल में, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है आप इसको स्टॉकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, आप खेती के साथ साथ राज्य में बकरी पालन करना चाहते हैं तो नस्लों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिहार राज्य में ब्लैक बंगाल और बारबरी बकरियों के नस्ल पालन से अच्छी मुनाफा मिलेगा। बकरी भारत में मांस का मुख्य स्रोत है। इसकी घरेलू मांग बहुत ही अधिक है। अच्छी आर्थिक संभावनाओं के कारण बकरी पालन इसके व्यावसायिक उत्पादन की एक गहन प्रणाली है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में गति पकड़ ली है। बकरी के श्रेष्ठ आर्थिक लाभ उत्पादों की उच्च मांग के कारण अनेक प्रगतिशील किसान और शिक्षित युवा व्यावसायिक पैमाने पर बकरी पालन का उद्योग को अपनाने की दिशा में प्रेरित हुए हैं। इसमें श्रम और निवेश कम है, जबकि लाभ अधिक है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं ग्राम राजापाकर जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान राजीव कुमार। इन्होंने मिर्च की खेती कर सफलता प्राप्त की है। इनका कहना है कि मिर्च की खेती में लागत से ज्यादा दोगुना मुनाफा होता है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी। 5 सालों से मिर्चा की खेती कर रहा हूँ। मिर्चा की खेती में कम से कम लागत है और मुनाफा जो है
सो ज़्यादा से ज़्यादा है। मेहनत भी बहुत कम होता है और दवा भी का छिड़काव भी कम होता है इसमें, और बेनिफिट ज़्यादा होता है। किसान भाई बहनों, फसल अवशेषों को काटने के लिए बाजार में कई कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। स्ट्रॉ रीपर फसल अवशेषों को काटने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कृषि उपकरण है। यह कृषि यंत्र एक साथ 3 तरह के काम करता है। इसमें काटना, थ्रेशिंग करना और पुआल साफ करना या भूसा बनाना शामिल है। इसका ट्रैक्टरों के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह शानदार काम करता है और ईंधन की खपत भी कम होती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज का ताजा भाव। लाल आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1600 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने ली जानकारी नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की, साथ ही साथ जाना अपने मंडी का भाव और रूबरू हुए आप मौसम के मिजाज से भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां अपने विशेषज्ञ से हम जानेंगे बरसाती सब्जियों की वैज्ञानिक खेती के विषय में। नमस्कार दर्शकों, किसी ने बहुत खूब लिखा है कि जिनके जेब में सिक्के थे वो मज़ा लेते रहे बरसात का, जिनके जेब में सिक्के थे वो मज़ा लेते रहे बरसात का, और जिनके जेब में नोटें थी वो छत तलाशते रह गए। हमारे किसान भाइयों, आपसे ये कहना है कि बरसाती सब्जियों की तैयारी ऐसी करें कि जिससे आप भी बरसात का आनंद ले सके। और इसी से संबंधित आज हमने विषय रखा है बरसाती सब्जियों की वैज्ञानिक खेती। तो किसान भाइयों, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर एस सोलंकी जी, जो वैज्ञानिक है ARI पटना से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे सबसे पहले विषय पर आते हुए आपसे यह जानना चाहेंगे कि बरसात में किन किन सब्जियों का उत्पादन अभी किया जा सकता है। तो सबसे पहले किसान भाई जो बरसात में सब्जियां लगा रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जिस भी स्थान पर वो बरसाती सब्जियां जैसे कि भिंडी हुआ, बैगन हुआ, चाहे कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी या कद्दू, कदीमा और नेनुआ, झिंगली, ये सब लगाते समय इन्हें ज़रूर से वो ऊंचे स्थान पर ही लगाएं। जो जगह या ज़मीन का जो चुनाव करें वो ऊंचा स्थान हो। साथ में किसान भाई इस टाइम पंडाल सिस्टम को अपनाएं। सब्जियों को, जो लतर वाली सब्जियां हैं, उसको लगाते समय उन्हें पंडाल पर या छज्जा बनाकर ही लगाएं, क्योंकि ज़मीन पर लगाएंगे तो वहाँ पर बहुत सी विकृतियाँ आ सकती हैं और साथ में पानी लगने से वो उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। और किसान भाई उसमें जो नत्रजन, फास्फोरस और पोटास है, उसकी भी समुचित मात्रा में, उसका जैसे नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देंगे, तथा शेष मात्रा जो है उसमें फूल आते समय देते हैं। और जहाँ तक बाकी सब्जियों की बात है, तो इसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो किस्मों का चुनाव करें वो उन्नतशील और प्रतिरोधी किस्में ही हो, क्योंकि बरसात में कीड़े और रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके वो दवा के खर्च से बच सकते हैं, साथ में अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी बाज़ार में बहुत सी संकर किस्में भी उपलब्ध हैं जो प्रतिरोधी होने के साथ अधिक उत्पादन भी प्रदान करती हैं। तो किसान भाई ज़रूर से इन बातों का ध्यान रखें कि बरसात में उन्हें कुछ खासा ध्यान देना है सब्जियां जो बरसात की हैं उन्हें लगाने के लिए और उनके प्रबंधन के लिए। सर, जब हमारे किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जी का उत्पादन करना चाहते हैं
तो उसमें फलन को बढ़ाने हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये बताएंगे आप। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जहाँ तक फलन की बात है तो फलन हेतु किसान भाइयों को बहुत ही विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में नर एवं मादा पुष्प अलग अलग होते हैं और इनमें जो परागण की प्रक्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है। अगर आपकी कद्दू की किसी भी फसल में सिर्फ नर पुष्प ज़्यादा आते हैं या सिर्फ मादा पुष्प ज़्यादा आती हैं तो दोनों ही अवस्था में फलन कम होगा। तो इसके लिए किसान भाइयों को ये सबसे प्रमुख ध्यान तो ये देना है कि किसी भी कीटनाशी का छिड़काव बिना वैज्ञानिक सलाह के नहीं करना है, क्योंकि कीटनाशी के छिड़काव करते ही आपके कीड़े जो कि परागकण को प्रसारित करते हैं, जो फलन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वो मर जाते हैं और इस तरह से परागण की प्रक्रिया बाधित होती है और फलन बाधित होता है। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि किसी भी कद्दू वर्गीय फसल में, चाहे वो कद्दू हो, चाहे करेला हो, चाहे झींगा हो, तुरई हो, सब में एक समस्या आती है कि शुरुआती में नर पुष्प ज़्यादा आते हैं। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान देना है कि शुरुआत में नर पुष्प आएँ तो जब उनकी लताएं बढ़े तो आगे से लताओं को थोड़ा सा तोड़ देना है, जिससे कि उसमें शाखाएं ज़्यादा आए और फिर उसके बाद मादा पुष्प भी आने लगते हैं। अगर मादा पुष्प नहीं आते हैं या मादा पुष्पों की संख्या काफ़ी कम है तो किसान भाई ज़रूर एक चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना है। हार्मोन में जैसे मैलिक हाइड्राजाइड जो हार्मोन है, इसका जो है 0.4 से 0.5 ml प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना लेंगे और उसको फूल आने की अवस्था या पौधे में जब नर पुष्प आने लगते हैं तो उस अवस्था में इसका छिड़काव करना है। मैलिक हाइड्राजाइड बाज़ार में बहुत आसानी से मिलता है। 0.4 से 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाएंगे और पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो इससे मादा पुष्प की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और इसके अलावा इथेरल करके आते हैं, एथोफॉन, तो उसका भी आप 0.2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अगर पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर मादा पुष्पों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि कुछ कद्दू वर्गीय जैसे परवल हुआ या कुंदरू हुआ, जहाँ पे नर एवं मादा पौधे ही अलग हैं, उसमें किसान भाइयों को 9:1 अनुपात में 9 पौधे मादा पुष्प को लगाना है, उसके बाद 1 पौधा नर का लगाना है ताकि परागण अच्छे से हो सके और फलों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा किसान भाई एक चीज़ का और ध्यान देंगे, कुछ तत्व हैं सूक्ष्म तत्व जैसे बोरान हुआ, तो बोरान बोरैक्स है, आपको उसका भी जो है बोरैक्स का भी समय पर छिड़काव करना पड़ेगा। कैल्शियम का कुछ छिड़काव करना पड़ेगा जिससे फलों की गुणवत्ता के साथ साथ जो फल की रुकने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और एक अगर फल बनते हैं और वो गिर जाते हैं कुछ समय बाद तो वहाँ पे किसान भाइयों को बाज़ार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है नैप्थलीन एसिटिक एसिड नामक का एक हार्मोन है पौधों के लिए। इसका जो है छिड़काव करेंगे 100 से 150 ppm जो इसका वो है, या 0.1 से 0.2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करने से और फूल आने की अवस्था में इसका छिड़काव करना है, जिससे फूल जो है, जो फल है वो ठहरेंगे, वो जल्दी गिरेंगे नहीं। और एक चीज़ और किसान भाइयों को इसके अतिरिक्त ध्यान देना है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों को छाया में नहीं लगाना है। कद्दू वर्गीय सब्जियों को पर्याप्त धूप की ज़रूरत पड़ती है, ये ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं, अतः इन्हें पर्याप्त धूप की ज़रूरत है, पर्याप्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें छाया में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सर, अभी हमारे किसान भाइयों ने भिंडी लगाई है और अक्सर बरसाती भिंडी में एक रोग देखा जाता है, पीला शीरा रोग। तो हमारे किसान भाई इस रोग से पौधे का कैसे बचाव करें? बिल्कुल, पीला शीरा रोग प्रमुख समस्या है भिंडी की और लगभग 90% तक फसल की क्षति हो सकती है। ये कीट से प्रसारित होने वाला एक विषाणु है और ये सफ़ेद मक्खियों से प्रसारित होता है, इसलिए सबसे पहले सफ़ेद मक्खियों को रोकना है। इसके लिए इमिडाक्लोरपिड करके एक दवा आता है, उसका 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करना है और 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करना है। किसान भाई एक बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि दवा का छिड़काव भिंडी की तुड़ाई के उपरांत ही करना है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक लगभग वो भिंडी खाने योग्य नहीं रहेगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ये दवा है उसका असर रहेगा। तो इस तरह से इस दवा का छिड़काव साथ में रेसिस्टेंट वैरायटी या प्रतिरोधी किस्मों का अगर वो चुनाव करेंगे, जैसे काशी क्रांति करके किस्म है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से, इस तरह की किस्मों का चुनाव करके किसान भाई निश्चित रूप से बरसात में इस रोग के प्रति अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें इस तरह की भिंडी जैसे काशी क्रांति जो किस्म है जो प्रतिरोधी है, साथ में दवा का छिड़काव करके वो अच्छी
और अधिक उत्पादन और अधिक गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने हमें संक्षिप्त में परंतु बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्रदान की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान
जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। जानकारियों का सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। अपने एक और विषय के बारे में हम करेंगे बात, जो है मक्का के फसल में लगने वाले रोग और उनका प्रबंधन। तो आइए अपने विशेषज्ञ से लेते हैं इसके विषय में जानकारी। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे हर जानकारी आप हासिल कर लेते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है मक्का में लगने वाले रोग एवं उनका प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर प्रभात कन्या वैज्ञानिक BRC इस्लामपुर से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मक्का में लगने वाले रोग और उनका प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों नमस्कार। मक्का की जो खेती है हम लोग विभिन्न जो है सीजन में करते हैं, खरीफ में करते हैं, रबी में करते हैं और जैद में भी करते हैं। खास करके जो खरीफ का सीज़न है इसमें जो है मक्का में विभिन्न प्रकार के जो रोग लगते हैं और मक्का के विभिन्न अवस्थाओं में रोग लगते हैं। जैसे मक्का में जो है कि पत्तियों पे जो लगने वाले जो रोग हैं उसमें लीफ ब्लाइट की समस्या आती है और उसकी जो सिम्टम्स हैं कि मक्का के जो पत्ती होते हैं वो उनमें जलने जैसी जो है सिम्टम दिखती है, या मक्का के ऊपर जो है भूरे रंग के जो है स्पॉट्स दिखते हैं, जिससे हम उनकी पहचान करते हैं कि मक्का के पत्तियों में जो है ब्लाइट की समस्या है। और ये जो ब्लाइट का जो कारण है वो फफूंद है, जिसको हम लोग जो है टर्सिकम लीफ ब्लाइट यानी कि जो है एक्सोहाइलम टर्सिकम फंजाई है, जिसके कारण होता है। वैसे ही और दूसरे जो बीमारी हैं वो मक्का के तने यानी उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रॉट, उसमें रॉटिंग हो जाती है, गलने की समस्या आती है और तने के जो बेसल हिस्से हैं वहाँ पे छोटे छोटे जो है ब्राउन और काले रंग के जो है उस पे स्पॉट बनते हैं, जिससे उसकी पहचान हम करते हैं और वह एक फंगस के कारण होता है, जिसे हम लोग जो है मैक्रोफोमिना फैसियोलोना बोलते हैं। और उसमें फ्यूजेरियम जो है स्टॉक रॉट भी आती है, यानी कि ये जो है फफूंद से समस्या जो है आती है। कभी कभी उसमें जो है बैक्टीरियल जो है स्टॉक रॉट की भी समस्याएं आती है। सर, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हमारे किसान भाई उन रोगों का निदान कैसे करें? मक्का के फसलों में रोग प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को जो है कई महत्वपूर्ण बातों पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो बीज से करते हैं। सबसे पहले बीज को जो है
उपचारित करने के उपरांत ही जो है किसान भाइयों को जो है अपने खेत के मेढ़ों अपने खेत में लगानी चाहिए। तो बीज की उपचार हम कैसे करें? तो बीज की उपचार करने के लिए ऑर्गेनिक विधि भी है और केमिकल विधि के द्वारा भी जो है बीजों की उपचार कर सकते हैं। अगर किसान भाई ऑर्गेनिक मेथड अपनाना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम करके एक जो है कवकनाशी दवा आती है, उसकी 10 ग्राम मात्रा को प्रति केजी बीज के साथ जो है उपचारित करने की आवश्यकता है। और यदि आप केमिकल मेथड से यदि आप बीज की उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट में आप थीरम 75% या कैप्टन नामक दवा है, जिसकी आप जो है 2 से 3 ग्राम मात्रा जो है प्रति केजी बीज के साथ जो है आप उसको उपचारित कर सकते हैं। यदि फसलों के पत्तियों पे यदि धब्बा बनता है या किसी प्रकार के उस पे जो है स्पॉट्स नज़र आते हैं तो आप उसके लिए जो है मैनकोजेब नामक दवा आती है, जिसकी मैनकोजेब की जो मात्रा है वो 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है पौधे के ऊपर जो है स्प्रे करनी चाहिए। सर बहुत अच्छा आपने बताया। अब बताइए कि फसल में निदान हेतु फसल प्रबंधन कैसे करें? फसलों के प्रबंधन हेतु जो है किसान भाइयों को जो है करने की आवश्यकता है फसल की प्रबंधन। उसमें रोग के बचाव हेतु जो है जो खाद की आप मात्रा इस्तेमाल कर रहे हैं वो संतुलित मात्रा जो है खाद की जो है वही जो है करनी चाहिए। ज़्यादातर किसान भाई कई बार जो है नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो है पत्तियों में जो है धब्बे और पत्तियों में जो है बीमारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह ये रहेगी कि वे संतुलित खाद का प्रयोग करें, नाइट्रोजन का खास करके, और फसलों में जो है पोटास की मात्रा को बढ़ाएं। सर मक्का के फसल प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कुछ और नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।